जय श्री कृष्ण। बिहार की महान जनता को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खासकर जब 4 जून को रिज़ल्ट निकला, उसके बाद भी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज उसी रिज़ल्ट के संबंध में मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं अररिया से लोकसभा चुनाव लड़ने गया था और मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। और जब मैं वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने गया, उससे पहले मैंने कई पार्टियों से टिकट मांगा था। मैंने भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांगा, जनता दल यूनाइटेड से भी टिकट मांगा और आरजेडी से भी टिकट मांगा। लेकिन वैचारिक रूप से मेरी इच्छा थी कि जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी मुझे टिकट दे दे, क्योंकि मैं सभी जाति और धर्म का सम्मान करता हूं और जो भी पार्टी जातीय या धार्मिक तनाव पैदा करना चाहता है या पैदा करने की कोशिश करता है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी वर्तमान चुनाव में किस प्रकार धार्मिक ध्रुवीकरण का उन्होंने प्रयास किया, यह सब बातें मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो सर्वप्रथम मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा था, ईमेल किया था कि आपके पूर्णिया के जो वर्तमान सांसद हैं श्री संतोष जी, उनके खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है और वह इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप वहाँ से कैंडिडेट बदल दीजिए, या तो मुझे टिकट दे दीजिए या फिर किसी और को टिकट दे दीजिए। और यह पत्र मैंने उनको बार बार लिखा, यह सब ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अनसुना कर दिया और श्री संतोष जी को ही टिकट दिया। परिणाम आप सबके सामने है। उसके बाद जो मेरा गृह जिला है, जो गृह लोकसभा क्षेत्र है अररिया, वहाँ से मैंने कोशिश की कि वहाँ से मुझे टिकट दिया जाए ताकि मैं अररिया के लिए कुछ कर सकूं। मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे सपने थे अररिया के लिए और वह सपने आज भी हैं। तो मैंने आरजेडी श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि इस बार आप मुझे वहाँ से टिकट दे दीजिए। अगर आप मुझे टिकट नहीं देते हैं तो आप शत्रुघ्न मंडल या अनिल यादव या किसी और को टिकट दे दीजिए। और मैंने इस संबंध में अनिल यादव जी, शत्रुघ्न मंडल जी, शाहनवाज आलम जी और सरफराज आलम जी से हमने बात भी किया था। और वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं मनीष यादव जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उन लोगों को यही बताया था कि अररिया में के जो वर्तमान सांसद हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, उन्होंने पिछले 2 टर्म वो सांसद रहे, लेकिन उन्होंने कार्य कुछ भी नहीं किया। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है उनके खिलाफ। और जिस तरह से श्री प्रदीप कुमार सिंह जी ने कुछ नहीं किया, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अररिया के लिए पिछले 10 वर्षों में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो बिहार के लिए भी कुछ नहीं किया। बिहार में जो पिछले 10 वर्षों से जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, थोड़ा बहुत कार्य जो मुझे दिखता है वह रोड के क्षेत्र में श्री नितिन गडकरी जी के कारण रोड के क्षेत्र में कुछ कार्य जरूर हुआ। इसके अतिरिक्त मुझे ग्राउंड पर कोई कार्य दिखता नहीं है, न तो रोज़गार के क्षेत्र में, न ही आवास के क्षेत्र में, न ही उद्योग के क्षेत्र में, न ही भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, न ही महंगाई के क्षेत्र में। इन सब पर हमारे प्रधानमंत्री जी कोई कार्य नहीं कर पाए। और अगर इन सब क्षेत्रों में मोदी जी को अगर
10 में से नंबर दिया जाए तो उसमें 0 नंबर ही आएगा। और ख़ास करके हमारे अररिया और बिहार के लिए तो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी उनको समर्थन देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो मैंने इन लोगों को कहा था, और जो राजद के राज्य में जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं उनसे मेरा पत्राचार हुआ था, फ़ोन पर भी बातचीत हुई थी, कि वहाँ पर श्री प्रदीप सिंह जी ने पिछले 10 वर्षों से कुछ नहीं किया है और मोदी जी ने भी कुछ नहीं किया है अररिया में। और यह वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है, लेकिन वहाँ पर करना क्या है, सिर्फ आप टिकट किसी हिंदू उम्मीदवार को दीजिए, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही सहारा है ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ये लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास मात्र एक हथियार है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का। अररिया में वही ध्रुवीकरण करेंगे और वो चुनाव जीतेंगे। मैंने इन लोगों को समझाया था, अनिल यादव जी को भी समझाया था, मनीष यादव जी को भी समझाया था, सरफराज आलम जी को भी मैंने कहा था, शहनवाज आलम जी को भी मैंने कहा था, शत्रुघ्न मंडल जी को भी मैंने कहा था। मैंने शत्रुघ्न मंडल और अनिल यादव जी को यह भी कहा था, अगर आप मुझे टिकट नहीं देते हैं कोई बात नहीं है। अनिल यादव जी को मैंने कहा था कि आप चुनाव लड़िए या फिर शत्रुघ्न मंडल जी को टिकट दे दीजिए, मैंने सबसे कहा था, या फिर किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दीजिए ताकि इनका ध्रुवीकरण नहीं हो पाए, क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे। और वही हुआ, इन लोगों ने टिकट नहीं दिया और हुआ क्या, ध्रुवीकरण हुआ। और प्रदीप सिंह जी जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं किया, और हमारे मोदी जी कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, देश प्रेमी कहते हैं। अगर वो सचमुच में देश प्रेमी हैं तो अररिया से इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था कि वर्तमान सांसद श्री प्रदीप सिंह जी को मिलना चाहिए था। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वह उनको पता है कि मैं जनता से किस तरह से समर्पित व्यक्ति हूँ, जनता के प्रति मैं किस तरह से समर्पित व्यक्ति हूँ। अगर मुझे टिकट दिया जाता तो मैं अररिया के लिए कितना कुछ करता, लेकिन उन्होंने उन्हीं सांसद को टिकट दिया जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अररिया के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरी बातें नहीं मानी गई और अंत में क्या हुआ, भले ही छोटे मार्जिन से जीत हुई है, और 20,000 का मार्जिन कोई छोटा मार्जिन नहीं होता है, लेकिन प्रदीप सिंह जी वहाँ चुनाव जीत गए। लेकिन अगर मुझे टिकट दिया जाता तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के 90% समर्थक और कार्यकर्ताओं का वोट मिलता। अगर राजद मुझे वहाँ से टिकट दे देती तो भारतीय जनता पार्टी के 90% कार्यकर्ता और समर्थकों का वोट मुझे मिलता। अति पिछड़ा का पूरा वोट मुझे मिलता, दलित पूरा का पूरा वोट मुझे मिलता, और आप लोगों को पता ही है कि अल्पसंख्यक का भी पूरा का पूरा वोट मुझे मिलता, और अररिया से मेरी जीत एक तरफा होती। और मैंने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी तथा अन्य नेताओं को समझाने का मैंने बार बार प्रयास किया कि मुझे टिकट दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने जिनको टिकट दिया वो क्या है नहीं है, लेकिन वहां पर ध्रुवीकरण को रोकना था। लेकिन जब व्यक्ति टिकट का वितरण पॉकेट देखकर करता है, जब टिकट का वितरण पॉकेट देखकर करता है, तब वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे पास पॉकेट था नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। कुछ लोग तो यह भी आरोप लगाते हैं कि बहुत पैसे का खेल हुआ है, लेकिन जब बात सिद्धांत की आती है, जब बात राष्ट्रवाद का हो, तो हमें ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो सच में राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो सच में देश के प्रति समर्पित हो।
लेकिन उन लोगों को टिकट दिया गया जिनमें कोई समर्पण भाव नहीं है। आज अररिया का रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है वह कतई नहीं जाता। और इसी तरह से बिहार में जो महागठबंधन ने टिकटों का वितरण किया है उसमें भारी भूल हुई है। और इन लोगों में इतना अहंकार, किसी से सलाह नहीं, अगर कोई सलाह देना चाहे तो सलाह भी लेने के लिए यह सब तैयार नहीं है। आज अगर इंडिया गठबंधन की कम सीटें आई है तो यह पूरी तरह से विपक्ष के अहंकार के कारण, और अहंकार इन लोगों में इतना है कि यह सब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पक्ष में तो अहंकार था, माननीय मोदी जी में अहंकार था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार था, और जनता का भारी आक्रोश भी था। लेकिन हुआ क्या, इस बार मोदी जी को 100 से भी कम सीट मिलता अगर विपक्ष में अहंकार नहीं होता। विपक्ष अगर सबको गले लगाता, लेकिन विपक्ष अहंकार में रहा, सबको गले लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने मनमानी करते चले गए, जिसके कारण आज इंडिया गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया। और जिन लोगों को ये उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन किसी अन्य कारण से हारा है, मुझे जहाँ तक दिखता है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं में इतना भारी अहंकार था, वह किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। अच्छा, मैंने बहुत बार पत्र लिखा, फ़ोन किया, इन लोगों ने एक बार संपर्क तक करने की कोशिश नहीं किया। मैं अररिया की ही बात करता हूँ। अररिया में जब मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हुआ और मुझे छोड़कर 20 लोगों का नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, और सबसे मेरी बातचीत हुई है, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार या उनके वहाँ जो भी पदाधिकारी है, उन्होंने किसी उम्मीदवार से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। उनको लगा कि मेरा माई समीकरण है, तो कुछ नेता बता भी रहे थे कि माई समीकरण है और हम चुनाव जीत ही जाएंगे। तो इन लोगों को यह पता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम काम करें ना करें, एक बार हिंदू मुस्लिम का विभाजन हो जाएगा और हिंदू लोग मुझे वोट दे देंगे। उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के दिमाग में यह भरा हुआ है कि हम कुछ करें या ना करें, यादव और मुस्लिम तो मुझे वोट देंगे ही। और इसी अहंकार में इन लोगों ने मनमाने तरीके से टिकटों का वितरण किया। आप पूर्णिया में भी देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने टिकट का वितरण किया। अगर पूर्णिया में इन्होंने ढंग से टिकट का वितरण किया होता तो ये पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, इन सब जगह पर महागठबंधन जीत सकता था, क्योंकि वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश था और वह मैंने देखा था। लेकिन इन लोगों के अहंकार के कारण यह सीटें दोबारा से सत्ता पक्ष जीत गया। जिस तरह पूर्णिया में सत्ता पक्ष अपने अहंकार में हार गई, उसी तरह अररिया, मधेपुरा और सुपौल में विपक्ष अपने अहंकार के कारण हार गए। और अहंकार किस बात का
माई समीकरण। और मैं अब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हों या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कि ये नेता आपकी बिल्कुल ही नहीं सुनते। अगर सुनते, मैं भारतीय जनता पार्टी और राजद दोनों को ही कहना चाहता हूँ, दोनों के ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कहना चाहता हूँ, अगर सुनते तो प्रदीप सिंह जी को वहाँ से टिकट नहीं मिलता और अररिया में भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता जो यह ध्रुवीकरण को रोक सके, जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को रोक सके। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना, जो मन आया वो किया और जिसका परिणाम है। और मेरा हमेशा मानना है कि पिछले 10 वर्षों से सरकार जीतती नहीं है बल्कि विपक्ष हार जाता है। क्योंकि सरकार पिछले 10 वर्षों से सरकार की जो नाकामी है, इतनी नाकामी हमने कभी नहीं देखा। सरकार के रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है दिखाने के लिए। एक मैं हाईवे वगैरह कुछ देखता हूँ जो श्री नितिन गडकरी जी के प्रयास के कारण बन रहा है, बाद बाकी कहीं पर कोई कार्य नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी सरकार जीत रही है, तो सरकार नहीं जीत रही है, विपक्ष हार रहा है और विपक्ष अपने अहंकार के कारण हार रहा है। क्योंकि यह लोकतंत्र है, हमें सबको गले से लगाना पड़ेगा। और आज अगर अररिया से मुझे टिकट दे दिया जाता तो पूरे सीमांचल की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो मैं बिहार की जनता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठ करके वोट कीजिएगा। क्योंकि इस बार पुनः धार्मिक ध्रुवीकरण या जातीय गोलबंदी की प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को विकास के मुद्दे पर वोट करना है। मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन जो विकास की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें, उनको वोट दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को वोट मत दीजिएगा जो समाज में तनाव पैदा करे। हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया। कानून व्यवस्था की स्थिति उनके राज्य में बहुत ज़्यादा खराब है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, उद्योग लगा नहीं। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करता हूं कि 2005 से जब से वह मुख्यमंत्री है, उन्होंने समाज में कभी तनाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, न ही धार्मिक तनाव और न ही जातीय तनाव। मैं इस बात के लिए तो मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। अन्य मुद्दे पर मैं उनके विरोध में था और विरोध में हूँ। बिहार की जनता से पुनः एक बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आने वाले चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठकर चुनाव कीजिएगा और किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव कीजिएगा और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइएगा जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ विकास और सामाजिक समरसता की बात करे, जो कि तनाव की बात नहीं करे, जिसके अंदर अपराधियों के खिलाफ बोलने का साहस हो, जिनके अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का साहस हो, जो गलत को गलत कह सके। 2005 से 2010 के बीच में यह साहस हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के पास था, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने यह साहस खो दिया। अब वह गलत को गलत नहीं कह पाते हैं। आज तो मैं देखता हूँ कि वह किसी के सामने भी झुक जाते हैं। मैं माननीय नीतीश जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि वह किसी का पैर पकड़ने लगते हैं, इनसे भारी दुख होता है कि आप क्या थे और क्या हो गए। आप किसी के सामने झुक जाते हैं। आखिर आपकी क्या मजबूरी है, यह मुझे नहीं पता कि आप क्यों झुक जाते हैं, इस तरह से किसी का पैर पकड़ने लगते हैं। आप अपने आप को पहचानिए, आप क्या चीज़ थे और क्या बनते जा रहे हैं।
आप 2005 से 2010 के बीच में आप क्या थे और आपने क्या क्या किया है बिहार के लिए। पुनः आप अपने आप को पहचानिए और बिहार की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अंदर वह साहस नहीं है कि गलत को गलत कह सके, अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। अब उन्होंने झुकना शुरू कर दिया है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास, सुरक्षा और सामाजिक समरसता के नाम पर वोट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।